महान कवि पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। कवि से मुआफ़ी मांगते हुए अगर संसद के हालात पर कुछ लिखा जाए तो पंक्तियां कुछ यूं हो सकती हैं। सदन का बार बार स्थगित होना सबसे खतरनाक नहीं होता। वेल में आकर तख्तियां लहराना सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है बिना चर्चा के बिल पास हो जाना। सबसे खतरनाक होता है संसद आना, नारे लगाना और वापस अपने सरकारी बंगले चले जाना। सबसे खतरनाक होता है जनता के करोड़ों रुपए स्वाहा कर देना और काम के नाम पर कुछ भी ना हो पाना। जरा सोचिए, देश के 12 अहम कानून पास हो गए लेकिन कोई चर्चा, कोई बहस नहीं हुई। 173 घंटे काम ठप रहा। आपके टैक्स के 130 करोड़ रुपए धुएं में उड़ गए। लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ तस्वीरें, कुछ बयान और ढेर सारा गतिरोध। इस वीडियो में संसद के मॉनसून सत्र का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे जो अनिश्चित काल तक स्थगित हो चुका है। लेकिन इस बार की सियासत सिर्फ लाल और हरी कालीनों तक सीमित नहीं रही। ये सत्र संसद और सड़क की संधि पर जाकर खत्म हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। फ्लैशबैक में चलते हैं। याद कीजिए 2025 का शीतकालीन सत्र। दोनों सदनों में रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्टिविटी रही थी। लोकसभा की उत्पादकता 111% और राज्यसभा की 121% रही थी। सत्र के आखिरी दिन स्पीकर के चैम्बर में एक चाय पार्टी हुई थी। सत्ता और विपक्ष के नेता एक साथ चाय पी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तब सभी पक्षों ने लगभग एक सुर में सहमति जताई थी कि अब आगे से संसद को ऐसे ही सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन 8 महीने बाद अगस्त 2026 में तस्वीर पलट गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज भी स्पीकर ओम बिरला ने कस्टमरी टी पार्टी रखी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल को न्योता भी भेजा। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया, विपक्ष का आना मुमकिन नहीं है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। नतीजा, विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया और कमोबेश यही हाल पूरे संसद सत्र का रहा। डेटा पर नजर डालिए। लोकसभा महज 19% प्रोडक्टिव रही और राज्यसभा 39%। हमारे आपके करोड़ों के टैक्स का नुकसान, इसे भी डेटा की मदद से समझते हैं। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें तय की गई थी। हर सदन को 114 घंटे काम करना था, लेकिन लोकसभा केवल 17.5 घंटे चली और राज्यसभा 37 घंटे 37 मिनट। कुल जमा करीब 173 घंटे कोई चर्चा नहीं हो पाई। और अगर इस नुकसान को रुपयों में तोलें तो लोकसभा सचिवालय के मुताबिक संसद के दोनों सदनों को प्रति मिनट चलाने का खर्च आता है 2.5 लाख रुपए। इस हिसाब से इस बार के नुकसान का आंकड़ा बैठता है कुल 130 करोड़ रुपए और ये 2008 के हिसाब से है। और ये तो दिखने वाला नुकसान है। असली नुकसान तो वो है जिसे रुपयों में तौला नहीं जा सकता। मसलन जब क्वेश्चन आवर धुल जाता है तो मंत्री उन सवालों से बच जाते हैं जिन्हें पूछने के लिए जनता ने उन्हें संसद में भेजा था। और जब 0 आवर शोर में डूब जाता है तो आपके इलाके की समस्याएं राष्ट्रीय मंच तक नहीं पहुंच पाती और सबसे खतरनाक, बिल या तो लटक जाते हैं या फिर बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की लो प्रोडक्टिविटी का क्या ये कोई नया रिकॉर्ड है? संसदीय कामकाज का हिसाब रखने वाली एक निजी संस्था है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। उसका डेटा बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2009 से अगर हम संसद के सबसे खराब सेशंस का रिकॉर्ड देखें तो 2010 का शीतकालीन सत्र लोकसभा 5% और राज्यसभा 2% प्रोडक्टिव रही। 2013 का शीतकालीन सत्र लोकसभा 6% और राज्यसभा 19%। 2015 का मॉनसून सत्र लोकसभा 46%, राज्यसभा 9%। 2016 का शीतकालीन सत्र लोकसभा 15 और राज्यसभा 18%। 2018 का बजट सत्र लोकसभा 21 और राज्यसभा 27। 2021 का मॉनसून सत्र लोकसभा 21 और राज्यसभा 29। 2023 का बजट सत्र लोकसभा 33% और राज्यसभा
24%। कभी 2G घोटाले पर जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा हुआ, कभी टेलीकॉम विवाद और मुजफ्फरनगर दंगों पर संसद नहीं चल पाई, कभी नोटबंदी का विरोध हुआ तो कभी उद्योगपतियों के खिलाफ एक्शन की मांग के चलते गतिरोध बना रहा। इस बार के लिए नीट पेपर लीक, जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को मुख्य वजहों के तौर पर गिनाया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया, संसद के ना चलने का एक बड़ा नुकसान बिना चर्चा के कानून बन जाना है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस सत्र में कुल 12 विधेयक पास हुए और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 7 बिल तो केवल 36 मिनट में बिना किसी चर्चा के पास कर दिए गए। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला द केरल ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026, एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल और खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को हंगामे के बीच पारित करा लिया गया। माइंस बिल पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इससे राज्यों के राजस्व अधिकारों में दखल नहीं होगा, बल्कि खनिजों की दरें समान होंगी, जबकि सबको पता है कि खनिज वाले राज्य केंद्र सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इससे ज्यादा चर्चा तो एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सूले की बेटी की शादी के रिसेप्शन में हो गई, जहां पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी एक ही फ्रेम में नजर आए, एक दूसरे का हाल चाल पूछते देखे गए। अच्छी हो मैं आया खड़गे के मुताबिक प्रधानमंत्री बदल गए हैं। ऐसी बातें संसदीय राजनीति के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं। हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर रहने वाला एनडीए इस सत्र में एक नहीं कई बार बैक फुट पर देखा गया। इसके उदाहरण आगे बताएंगे। पहले इस सत्र की कुछ हाइलाइट्स पर बात कर लेते हैं। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव साधु के वेश में संसद पहुंच गए। उनके हाथ में एक दान पात्र था। राम मंदिर चंदा चोरी कांड पर बाकायदा नुक्कड़ नाटक चल रहा था। पुजारी बने पप्पू यादव दान पात्र से पैसे निकाल लेते हैं, जेब में रखकर भागने लगते हैं। तभी समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद और रुचि वीरा ने उन्हें पकड़ लिया। इस ड्रामे का क्लाइमैक्स तब आया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पहुंचे और उन्होंने मुस्कुराते हुए उस दान पात्र में कुछ पैसे डालकर अपना समर्थन दे दिया। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर सख्त लहजे में कहा कि सदन में अलग अलग वेशभूषा पहनकर आने से बचना चाहिए। अब 11 अगस्त की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एनडीए के सांसदों ने झारखंड पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ संसद के मुख्य द्वार और मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के सांसद भी जमा हो गए और दोनों गुट आमने सामने नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी और प्रदर्शन की बात आई तो सड़क पर पहली बार कुछ और भी दृश्य देखे गए। नीट लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने निकले छात्रों पर पुलिसिया एक्शन के खिलाफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके साथ नजर आए। सरकार ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बातचीत के लिए भेजा। बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद लगभग हर दिन विपक्ष का प्रदर्शन संसद परिसर में जारी रहा। संसद के बाहर ये सब घमासान इसलिए मचा रहा क्योंकि अंदर चिट्ठी पॉलिटिक्स चल रही थी। विपक्ष अड़ा था कि प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया बर्बरता पर गृह मंत्री अमित शाह बयान दें। बार बार इल्जाम लगाया जा रहा था कि अमित शाह सदन नहीं आ रहे। इन आरोपों के बीच 12 अगस्त को शाह एक्टिव हुए। बोले, विपक्ष अगर चर्चा चाहता है तो आज दोपहर 2 बजे तक स्पीकर को लिखित में बताए। हम 3 बजे से चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। मैं कल दोपहर 3 बजे तक जवाब देने को तैयार हूं। मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं।
अमित शाह के इस बयान पर राहुल गांधी का सीधा जवाब आया। बोले, गुब्बारा फूट चुका है और अब आखिरी मौके पर ये लोग उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं। हम गृह मंत्री के लेक्चर नहीं सुनना चाहते। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। राज्यसभा की हाइलाइट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आखिरी दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान वाली घटना का जिक्र किया। बताया कि उनकी रैली के बाद वहां शुद्धिकरण किया गया। इसे छुआछूत बताते हुए केस दर्ज करने की मांग की। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। विवाद और भी हुए। मसलन 12 अगस्त को कपड़ों पर विवाद। सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सुष्मिता देव ने उन्हें लुंगी वाला कहा। जेपी नड्डा को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसे लुंगी नहीं धोती कहते हैं और हर राज्य की पोशाक का सम्मान होना चाहिए। सुष्मिता देव ने भी सफाई दी कि उनका मकसद सांस्कृतिक बंटवारा करना नहीं था। लेकिन राज्यसभा में सबसे ज्यादा पारा हाई हुआ 30 जुलाई को, जब लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही थी। टीएमसी की सागरिका घोष ने सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा, सत्ता पक्ष को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। सरकार को सिर्फ मन की बात समझ आती है, जनता की बात नहीं। आरजेडी के मनोज झा ने सीधे तौर पर एनटीए को भंग करने की मांग की। उन्होंने माइंस बिल को भी फिस्कल फेडरलिज्म के खिलाफ बताया। छात्रों की बात करते हुए उन्होंने कहा, जेन जी को आपकी भाषा की नकल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि आप उनकी समस्या समझें। इस बार एक मंत्री को जाना पड़ा है, अगली बार पूरी सरकार जाएगी। सरकार की तरफ से जेडीयू के संजय कुमार झा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक मलयालम न्यूज़ चैनल के हवाले से दावा किया कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों की फंडिंग दुबई के एक कारोबारी ने की थी, जिसने 23 लोगों को भारत भेजा था। इस मॉनसून सत्र की एक बड़ी हाईलाइट ये भी रही कि सरकार ने विपक्ष के समानांतर सड़क पर बैठे लोगों के गुस्से को वैलिडेट करने की कोशिश की। नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जंतर मंतर पर चले प्रदर्शन का रिजल्ट बताया गया, यानी स्थापित विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने की कोशिश। हालांकि सत्र के आखिर तक तस्वीर बदलती हुई दिखी। जब इस सत्र की शुरुआत हुई थी तो सरकार पूरी तरह से फ्रंट फुट पर थी। एफसीआरए बिल पास कराने का माहौल बनाया जा चुका था, लेकिन विपक्ष के तगड़े प्रतिरोध के बाद ये अब जेपीसी के पास है। इसी तरह डिलिमिटेशन बिल को सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा बताया जा रहा था। टीएमसी के 20 सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के 7 सांसद, डीएमके से बातचीत। ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार विशेष बहुमत से ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन सत्र में तो इसका जिक्र भी नहीं हुआ।
जुलाई 20 से आज तक जितना भी हो गया, बीजेपी कैसे बाहर आ गया, बीजेपी का वो छवि चेंज हो गया। मतलब इतना सेटबैक्स हो गया एक के बाद एक। पहले धर्मेंद्र प्रधान की रेसिग्नेशन, 12 साल में पहली बार एक मंत्री रिसाइन कर दिया, वो भी अंडर प्रेशर। एक तो ये सरकार पहले से अनाउंस किया था हमारे सरकार में कोई अंडर प्रेशर पे रेसिग्नेशन नहीं होगा। इसके बाद इससे भी ऑपोजिशन कुछ नहीं हुआ कि रेसिग्नेशन हो गया। आगे उन्होंने गृह मंत्री की स्टेटमेंट मांगना शुरू किया। गृह मंत्री को तब से गृह मंत्री हाउस में आ ही नहीं पाया, इसलिए एक के बाद प्रधानमंत्री भी पहले दिन ही आया था। ये ओपोजिशन का सेशन था इन अ वे, लेकिन सरकार तो ये बोल रहे कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली हमने 12 बिल पास कर दिया। सरकार की तरफ से नैरेटिव यही था कि डिलिमिटेशन बिल लाएंगे, विमेंस रिजर्वेशन बिल लाएंगे, FCR पे बिल लाएंगे, नंबर्स का तो कोई इशू नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी भी वो अपना कोबल अप कर लेंगे। बट लास्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते में विपक्ष को लगता है कि ये नैरेटिव जो सरकार के फेवर में था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसी सेशन के दौरान एक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर था, उनका रेसिग्नेशन भी हो गया। अभी ऐसा लग रहा है, जो विपक्ष को लगता है कि सरकार बैकफुट पे है, FCR बिल तो वो ला नहीं पाए, वो इट हैड टू बी सेंट टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, डिलिमिटेशन और विमेंस रिजर्वेशन बिल भी नहीं ला पाए। तो जो बिग टिकट जो लेजिस्लेटिव एजेंडा था सरकार का वो ला नहीं पाए। ऑफ कोर्स 12 के करीब बिल पास हुए हैं, पर उसमें ऐसा कोई बिग टिकट बिल्स नहीं था। तो ये था 2026 के मॉनसून सत्र की पूरी रिपोर्ट। संसद से लेकर सड़क तक की इस सियासत में जीत किसकी हुई और हार किसकी, इसका फैसला तो जनता के हाथ में है। लेकिन एक बात तय है कि बार बार के इस टग ऑफ वॉर में असल हार तो आम लोगों की होती है। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी और हमें सब्सक्राइब भी करिए। शुक्रिया।